हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनपीए क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एनपीए। ओके, तो एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे एसेट्स बैंक के जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे एसेट्स क्या होते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू में या कोई भी फाइनेंशियल इसमें हर जगह आपको देखने मिलेंगे, तो आपको इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है। ओके, तो ये जो लैपटॉप है इसे मैं क्या करूँगी, इसे कुछ दिन के लिए मेरे फ्रेंड के पास दे दूँगी। तो ये जो मेरा लैपटॉप है वो मेरे लिए क्या होगा, असेट्स, और मेरा जो फ्रेंड है उसके लिए क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी हो जाएगी। ओके, अब ये तो हमारा नॉर्मल टर्म्स थे, लेकिन अब बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू में एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है वो भी हम देखेंगे। जैसे बैंक्स होते हैं उनके जो होते हैं कुछ असेट्स होते हैं और लायबिलिटीज़ होती है। अब बैंकिंग जो असेट्स होते हैं वो होते हैं लोन्स। जितने भी लोन्स जो बैंक प्रोवाइड करता है उस पे उनको क्या मिलता है, कुछ रिटर्न मिलता है एज एन इंटरेस्ट। वो उनके लिए क्या होता है, इनकम होता है ना। एसेट मतलब क्या, वो जो उनकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने क्या किया, वो एज इन अ फॉर्म ऑफ लोन दे दिया और उस पर वो क्या कमाएंगे, कुछ इनकम कमाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये जो होती है लोन्स जो होते हैं वो बैंक के क्या होते हैं, असेट्स। ओके, अभी लायबिलिटी, बैंकिंग की जो लायबिलिटीज़ होती है वो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं और टाइम डिपॉजिट होते हैं, वो क्या होते हैं, बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट में आते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और जो टाइम डिपॉजिट होते हैं उसमें आते हैं हमारे एफडी, आरडी, जितने भी होती है, ये सब जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक के क्या होती है, लायबिलिटीज़। और असेट्स आपको समझ में आ गया, जो भी लोन्स होते हैं। अब आज अभी जो ये एनपीए वो पूरा एसेट पे ही बेस्ड है, तो हम वही देखेंगे आज। जैसे अभी ये समझिए, जैसे ये एक बैंक है और ये बोरोवर है जिसने क्या किया है, लोन लिया है बैंक से। तो वो जो लोन बैंक ने दिया वो बैंक का क्या हो गया, असेट, और जो वो रिटर्न ये जो कस्टमर है उसके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी, जो वो रिटर्न करने वाला है उस बैंक को। ओके, अभी जो कस्टमर है वो अपने जो इंस्टॉलमेंट से टाइम पे कर रहा है, तो उस असेट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड असेट। क्या बोलते हैं हम उसे, स्टैंडर्ड असेट। लेकिन अभी ये एक कस्टमर जो है उसने लाइक मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, अभी इस 3 मंथ्स हो चुके हैं और उसने क्या किया है, अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं किया है। 3 मंथ्स दैट इज़ 90 डेज़ हो चुके हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एनपीए। इट्स एन नॉन परफॉर्मिंग, ये ऐसा एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, आई होप आपको एनपीए क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अभी लोन भी आपको समझ में आ गया है। जैसे लोन क्या है, एक टाइप का इनकम है, किसका, बैंक का, जो बैंक जनरेट करती है, किससे, बोरोवर से। ओके, और अगर वो जो इनकम है वो आना बंद हो गया है बैंक का, तो वो बैंक का क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया स्टैंडर्ड असेट क्या होता है, एनपीए क्या होता है। अभी एनपीए के कुछ टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। पहला जो है वो है सब स्टैंडर्ड असेट। कौन सा है, सब स्टैंडर्ड असेट। अभी जो सब स्टैंडर्ड असेट है, जैसे लेस देन 12 मंथ्स, कोई पर्टिकुलर बोरोवर है उसने 12 मंथ से कम टाइम हो गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक का सब स्टैंडर्ड एसेट। लेकिन अगर मोर देन 12 मंथ्स हो चुके हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल एसेट। मतलब अब ये जो एसेट है वो डाउट में आ गया, और बैंक वालों को ऐसा लग रहा है कि ये जो एसेट है वो उनको रिटर्न नहीं मिलने वाला है, वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। मीन्स वो जो जितने भी पैसे दिए हैं वो उनको वसूली नहीं होने वाली, इन शॉर्ट वी कैन से। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, लेस देन 90। ओके, और जो डाउटफुल एसेट होता है वो मोर देन 12 मंथ्स जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल एसेट। और अभी उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और जो बोरोवर है उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो उसको कौन से कैटेगरी में डाल दिया जाता है, उसे डाल दिया जाता है लॉस एसेट में। मतलब अभी ये जो एसेट है वो पूरा लॉस में जा चुका है और वो का जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी पे नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस एसेट्स। ओके,
अंडरस्टूड दिस मच। अभी ये जो बैंक है उसे रिकवर करने के लिए, मतलब ये जो लॉस असेट है, नॉन परफॉर्मिंग, तो उनके लिए क्या क्या करता है जो बैंक है वो हम देखेंगे। ओके, और एक और कंसेप्ट जो है वो रह गई है, वो है कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है? जैसे एनपीए मैंने आपको बताया 90 डेज़ हो चुके हैं, डाउटफुल एसेट में गया और फिर जा चुका है वो लॉस एसेट में, तो अब जो बैंक है उसे क्या करना है? रीपे करना है वापस से। तो कोलैटरल जो होता है वो ये जैसे हम बोलते हैं गिरवी रखा जाता है कोई चीज़। जब कोई पर्टिकुलर बैंक किसी पर्सन किसी कंपनी को कुछ देती है तो वो इन रिटर्न कुछ कोलैटरल फॉर्म में मीन्स गिरवी रखता है कुछ उसके फॉर्म में। अगर वो एनपी वो लॉस एसेट में जा चुका है तो बैंक क्या करेगी? वो जो कोलैटरल है, वो जो गिरवी रखा है, उसे बेच देंगे और उससे उनको क्या मिलेगा? जो उनका लोन है वो रीपे हो जाएगा। ओके, आगे आपको समझ में। अब ये था आज का जो हमने पढ़ा एनपीए। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एनपीए क्या होता है। ओके, अभी हम जो एग्रीकल्चर के भी एनपीएज होते हैं कुछ, जो उनके जो क्राइटेरिया उनके जो होते हैं स्पेसिफिक डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। इनमें कुछ डेज़ वगैरह काउंट में नहीं किया जाता, इसमें क्रॉप सीजन वाइज काउंट किया जाता है, वो थोड़े अलग होते हैं। बाकी सब में एनपीएस ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे पूरा एग्जैक्टली क्या होता है एनपीए। ओके ओके, एनपीए एंड इट्स रेजोल्यूशन। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगी, आप खुद से भी पढ़िए और आपको और क्या समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं ये एसेट जो हमने पढ़ा वही थोड़ा क्या बोलते हैं थ्योरी फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पे, और कुछ बहुत इजी है एनपीए, सिर्फ इसे हम पढ़ लेंगे थोड़ा। एन एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। एक कोई एसेट जो होता है, जो लोन है, वो नॉन परफॉर्मिंग कब बनता है? जब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है। सीजेस मीन्स बंद कर देना। ओके, interest or installment or principal remain overdue for a period of more than 90 days with respect to a term loan। overdue हो चुका है, more than 90 days हो चुके हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाता है? एनपीए में चला जाता है। सब स्टैंडर्ड एसेट वो सब। कमिटी, अभी ये कमिटी बैठी थी फॉर फाइनेंशियल सिस्टम, वो किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी? श्री एम नरसिम्हा इन द ईयर 1991, और उस टाइम पे एनपीए जो है वो रिकमेंडेशन उसकी की गई थी। ओके, आरबीआई इंट्रोड्यूस, और उसी टाइम पे आरबीआई ने इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन, ये भी इसका इंट्रोडक्शन किया था। इनकम को एज एन असेट क्लासिफाई किया था, और उससे एनपीए के फॉर्म में कैसे रिकवर करना चाहिए उस टाइम पे रिकमेंडेशन हुआ था। बैंक्स आर अर्ज्ड टू इंश्योर रियलिस्टिक रीपेमेंट शेड्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज विद द बोरोवर्स। ठीक है, बैंक को अर्ज किया गया था उसमें टू इंश्योर रियलिस्टिक रीपेमेंट शेड्यूल्स। रीपेमेंट जितना भी उनको पेमेंट है वो उनका रीपेमेंट हो जाना चाहिए, जितने भी उन्होंने लोन्स दिए हैं उसके अंडर भी कुछ शेड्यूल्स आते हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज प्रिकॉशंस टेकन बाय बैंक एनपीए रन राइज। इतने मतलब बहुत बैंक जो है बहुत सारे प्रिकॉशंस लेता है उनके जितने भी एनपीए है उसे रीपे करने के लिए, लेकिन स्टिल एनपीए जो है वो बैंक के बहुत राइज मतलब बढ़ चुके। एनपीए के थ्रू ही हमें बैंकिंग का एनालिसिस समझ में आता है कि बैंक जो है वो कितने नुकसान में है और कितने फ़ायदे में है। ओके, अभी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan if the cash credit account or overdraft account becomes out of order। अभी overdraft क्या होता है वो हम देखेंगे। overdraft ये जो फैसिलिटी होती है वो होती है करंट अकाउंट के लिए। ओके, ओवरड्राफ्ट कुछ डेट दी जाती है किसको? जो पर्टिकुलर करंट अकाउंट जिसका है उसे, और उस डेट में अगर वो नहीं लौटाते तो फिर वो जो बैंक जो कंपनी है वो किस में चली जाती है? एनपीए में चली जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो करंट अकाउंट्स के जो होल्डर होते हैं उनके लिए होती है इन अ फॉर्म ऑफ लोन, वो ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने जो देखा वही है यहाँ पे कि जो एनपीए है उसको 3 कैटेगरीज में मेजर किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट और लॉस असेट। ओके, अभी सब स्टैंडर्ड असेट क्या होता है? सब स्टैंडर्ड असेट होता है विच रिमेन एनपीए फॉर पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स मीन्स 90 डेज 90 टू
90 टू 120 डेज़ के अंदर जितने भी दिन हो चुके हैं और उन्होंने नहीं दिया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट इंडिकेट्स डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट बैंक्स में सस्टेन लॉस। और इससे हमें समझ में आता है जब कोई पर्टिकुलर बैंक है उसके बहुत सारे असेट्स एनपीए बढ़ रहे तो उसे हमें समझ में आता है कि जो बैंक है वो किस में जा रहा है, वो जा रहा है लॉस में। ओके फिर हम देखते हैं डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल विच रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के पीरियड में थे, कब तक, 12 मंथ्स तक थे, तो उसको हम कौन से कैटेगरी में डाल देते हैं, डाउटफुल एसेट में। ओके आई होप इट इज़ क्लियर। फिर आता है लॉस्ट एसेट, वे लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स। बैंक, अब वो जो लॉस एसेट है उसको हमें समझ में आ गया है कि ये पूरा नुकसान हो गया है, अभी ये रिटर्न नहीं करने वाला। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग्स होती है, वो कौन करता है, होती है बैंकों की। और फिर डिक्लेयर किया जाता है कि इतना नुकसान उस पर्टिकुलर बैंक को हो गया है, ईयरली उतना जो रीपेमेंट है वो उसे इतने डिटेल्स देते थे आरबीआई को, आरबीआई इंस्पेक्शन, बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ, वो उतना डिटेल साल भर का दे देते हैं किसको, आरबीआई को और पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके अभी एक्शंस टेकन बाय बैंक अगेन है, बैंक क्या क्या एक्शंस लेता है एनपीए केस में। अभी उसमें भी दो कैटेगरी आती है, इफ़ इट इज़ अ जेन्युइन रीज़न फॉर नॉन रीपेमेंट, मतलब अगर वो पर्टिकुलर बोरोवर है उसका सच में कोई रीज़न, जेन्युइन रीज़न है कि वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो क्या क्या किया जाता है। बैंक्स ऑफर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, वापस से उसे चांस देता है, लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड और उसे टाइम बढ़ा देता है पैसा रिटर्न करने के लिए, एडिशनल लोन देता है, प्रोवाइड मोरेटोरियम पीरियड, उसे और टाइम दिया जाता है ताकि वो अपना लोन भर दे, और रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, या फिर क्या करेगा, उसे हेल्प करने के लिए उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देगा। अपॉइंट अ मेंबर फ्रॉम बैंक टू हेल्प बोरोवर्स बिजनेस। ओके लेकिन अगर वो जेन्युइन रीज़न होता है तो ये सब किया जाता है, लेकिन अगर जेन्युइन रीज़न नहीं है नॉन रीपेमेंट का, तो जो बैंक है वो क्या एक्शंस लेते हैं, रेफरिंग द मैटर टू डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेप्ट रिकवर करने का काम करता है, तो वो जो बैंक है वो किसे डायरेक्टली रेफर करेगी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को। अभी हम देखते हैं डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ओके दे आर एस्टैब्लिशमेंट इन वेरियस सिटीज़ अंडर द रिकवरी, बहुत सारे सिटीज़ में ये किया गया है, रिकवरी ऑफ डेप्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये 1993 के अंडर ये एक्ट बनाया गया था। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन फाइल एन एप्लीकेशन, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं किसके तरफ, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में, यूज फ्रॉम द पर्सनस कंपनी एज पर द एक्ट, द इशू इज़ टू बी सेटल इन 6 मंथ, और फिर ये जो इशू है वो उसे 6 मंथ में रिजॉल्व करते हैं, कौन करता है, डेप्ट रिकवरी। सो फार द सक्सेस रेट इज़, और अब तक इन्होंने 20% टू 30% जितने भी लोन थे वो रिकवर कर दिए हैं बैंक के। ओके आई होप आपको समझ में आया। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसके जो फुल फॉर्म्स हैं वो आप याद रखिए क्योंकि ये पेपर में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डेप्ट रिकवरी एंड दैट इज टी फॉर ट्रिब्यूनल्स। ओके डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ओके रेफरिंग, अभी जेन्युइन वापस से आते हैं उसकी तरफ ही, अगर जेन्युइन रीज़न नहीं है तो वो क्या करेंगे, पहले डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में डालेंगे, और वो और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रेफ़र करते हैं, वो कौन सा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो असेट को रिजॉल्व करने के ही काम करते हैं, सेम एज डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। और ये जो है ये कौन से एक्ट के अंडर आता है, ये सरफाइसी एक्ट के अंदर आता है जो कब आया था, 2002 में। और ये जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सरफाइजी एक्ट, ये सब आपको पीडीएफ में नीचे दी गई है, वो भी इजी लैंग्वेज में आप पढ़ के उसे समझ सकते हैं। फिलिंग विंडिंग अप पिटिशंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, पिटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में। बाय फिलिंग क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केस डाल देते हैं वो विलफुल डिफॉल्टर्स के तरफ, जो भी पर्टिकुलर बोरोवर है जिसने रीपेमेंट नहीं किया है। ओके इफ़ अ लोन बिकम्स एनपीए, अगर कोई लोन है वो एनपीए में जाता है तो बैंक क्लासिफाई दम एज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो बैंक उसे क्या करता है, एक दूसरे कैटेगरी में डालता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। पहले 30 डेज़ हो चुके तो वो एसएमए 0 में आता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, फिर फर्स्ट में आता है 31 टू 60 डेज़ में, और फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 61 टू 90 डेज़, और सो एज टू टेक करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शन भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ आप इतना याद रखिए, अगर एनपीए 0 टू 30 डेज़ हो चुके तो फिर उसके बाद 61 टू 90 डेज़ के बाद वो आता है एनपीए की कैटेगरी में। ओके अब ये जॉइंट लेंडर्स फोरम,
ये हम देखते हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट लेंडर्स फोरम एट SMA 2 स्टेज। जब SMA 2 स्टेज में आ जाता है कोई पर्टिकुलर बोरोवर, इफ़ द लोन एक्सपोजर इज़ ₹100 करोड़, वो उससे ज़्यादा है, इट इज़ अ फॉर्म ग्रुप ऑफ लेंडर बैंक्स। ओके, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? जॉइंट लेंडर्स फोरम में आ जाता है, अगर उसे 100 करोड़ जो ज़्यादा का अमाउंट है तो। ओके, और फिर उसके बाद में है SDR स्टार्ट। ये सब जो है ये रिजॉल्विंग के मेथड्स है जो बैंक यूज़ करता है अपने जितने भी लोन्स हैं उसको ये करने के लिए। कन्वर्टिंग डेप्ट इनटू इक्विटी, डेप्ट जो है उसे इक्विटी में कन्वर्ट करता है ये जो रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट है। will assume the role of management ownership to look for turn around the company। ओके, और CDR ये सब जो है कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग लोन, ये सब आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में है। जो बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको बताया ARC, ये सरफाइसी एक्ट, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सरफाइसी का, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और इसका जो एक्ट है कब आया था? 2002 में। ये भी पेपर में पूछा जाता है। ये क्या क्या काम करता है वो आपको इसमें बताया गया है। फिर जो पिटीशन इन कोर्ट लॉ, विलफुल डिफ़ॉल्ट, फिर क्या करते हैं ये, फिर क्रिमिनल केसेस कैसे ये करते हैं, फिर उनमें क्या क्या होता है, ये सब इसमें बताया गया। आप ये सब अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर तो भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे और डिटेल में बता दूंगी। ओके, आई होप आपको NPA क्या होता है वो समझ में आएगा। NPA में मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, NPA का फुल फॉर्म, उसके कैटेगरीज जो टाइप्स हमने देखे, सब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड कैटेगरी में, और ये सरफाइसी एक्ट। ओके, और ये कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप पढ़ लेंगे, गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आप बनाए हैं आपके लिए। प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड NPA एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल्सो। ओके।